नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परिवार एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पहली क्लास आपकी राजनीति विज्ञान की राकेश सर लेके आए थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्यों बनाया गया, और जो ये क्लासें दे रहे हैं अभी, जो आपकी वर्तमान में एग्जाम जो होने वाले हैं 2-3 महीने के बाद में आरओईओ के नगर पालिका वाले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आज करवाने जा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने राजनीति विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको देकर, सिलेबस को देखकर ये सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। पहले नगर पालिका का, फिर एलडीसी, एसआई, एसएससी के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं उनकी सारों की डिटेल से अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी फैक्ट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो राजस्थान है, राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ाऊंगा। कला व संस्कृति क्या है भी, इसकी बात अपने करेंगे भी। संस्कृति क्या है, कला व संस्कृति की बात करते हैं अपने कि राजस्थान की कला व संस्कृति। ये थोड़े राइटिंग है, ये आप देख लेना, समझाने में कोई आपको कमी नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति जब पढ़ेंगे अपने, तो कला अपने जिस प्रकार कोई निर्माण है, जैसे अपने दुर्ग हो गए, निर्माण के अंदर जो कला अपने को दिखाई देती है, बनाई हुई है, जैसे अपने दुर्ग हो गए, स्थापत्य कला हो गई, विरासत हो गई, जो क्या है कि किसी के द्वारा बनवाए गए थे। और जो संस्कृति है दोस्तों, संस्कृति है जो अपने राजस्थान की संस्कृति है, जिसके अंदर वेशभूषा आ जाएगी, नृत्य आ जाएंगे, लोक नृत्य आ जाएंगे, ये सारे संस्कृति में आ जाएंगे। सबसे पहले राजस्थान की कला हम उठाते हैं, तो राजस्थान की कला के अंदर सबसे पहले स्थापत्य कला आता है, और स्थापत्य कला के अंदर दोस्तों आपका राजस्थान के दुर्ग आते हैं। ये राजस्थान दुर्ग की बात करेंगे। तो राजस्थान दुर्ग जब पढ़ते हैं अपने, तो राजस्थान दुर्ग के अंदर थोड़ा डिटेल्स है, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि राजस्थान जब दुर्ग पढ़ते हैं तो कभी कभार ऐसा प्रश्न अपने को देखने को मिलता है कि जो राजस्थान दुर्ग है, जैसे पूछ ले कि कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी में आता है, तो अपने को पता होना चाहिए श्रेणियां क्या है, धानवन क्या है, एरण क्या है, जल क्या है, उदक क्या है। ये सारी जब अपने को पता होगी तो अपने कोई भी प्रश्न गलत होने की कोई भी संभावना नहीं होगी, और अपना प्रश्न सही होगा। तो अपने आज राजस्थान की दुर्ग शुरू करते हैं, और इसमें जो राजस्थान की कला और संस्कृति लिखा है, जो आपको समझा दिया, इसको मैं साफ कर देता हूँ। राजस्थान की जब दुर्ग पढ़ते हैं, सबसे पहले जो श्रेणी की बात आती है, उस श्रेणी की बात कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट की बात है। तो राजस्थान की जो दुर्ग की श्रेणी है, जो श्रेणी है, इनकी जो जानकारी मिलती है हमें, ये प्राचीन ग्रंथ है, जिसको कहते हैं भी अपने शुक्र नीति। एक शुक्र नीति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? शुक्र नीति ग्रंथ। ये प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंदर, शुक्र नीति ग्रंथ के अंदर बताए गए जो दुर्ग अपने है ना दोस्तों, वो अपने 9 प्रकार के दुर्ग है। कि दुर्गों की श्रेणी की बात करने जा रहे हैं अपने, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि राजस्थान के जो दुर्ग है वो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 9 श्रेणियों में। राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के भी अपने दुर्ग देखें तो 9 श्रेणियों में बांटे गए। उन 9 श्रेणियों की बात कर लेते हैं अपने। तो बड़ी बड़ी बात यह है कि 9 श्रेणी में जब सबसे पहले करते हैं अपने, तो गिरि दुर्ग आता है। गिरि दुर्ग का मतलब है पर्वतीय दुर्ग। पर्वतीय दुर्ग यह मैं लिखूंगा और उसके साथ समझाऊंगा। आगे मैं जो समझाऊंगा वो आप अपने आप नोट करते जाना। गिरि दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग है, जो पर्वत और गिरि में क्या होता है? पहाड़। जो पहाड़ी पे दुर्ग बना हुआ है, पर्वत पे बना हुआ है, गिरि के बीच यानी पहाड़ों पर्वत के बीच में बना हुआ है, वो गिरि दुर्ग कहलाता है। 2 नंबर, कोई भी दुर्ग है, नदियों के किनारे बने हुए अधिकतर हमें दुर्ग मिलते हैं, तो वो दुर्ग कौन से हैं? तो वो ओदक दुर्ग है। और ओदक दुर्ग जब बात करते हैं अपने की, ओदक होता क्या है? तो ओदक दोस्तों अपने जल का पर्यायवाची है, और ये ओदक दुर्ग होता है। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, ये क्या होता है कि जो दुर्ग है वो नदियों के बीच में बना है, और उसके चारों तरफ जल ही जल है। तीसरी बात करते हैं। तीसरी जब बात करते हैं दोस्तों, अपने एरण दुर्ग आता है। एरण दुर्ग की बात करते हैं अभी दोस्तों। एरण दुर्ग क्या है? एरण दुर्ग की बात करते हैं तो एरण दुर्ग ऐसा है कि वन में तो है प्लस और क्या है? उबड़ खाबड़ रास्ता। जब वन है, हम वहां जाते हैं तो हमारा रास्ता उबड़ खाबड़ है। तो क्या है दोस्तों? उबड़ खाबड़ है। ये भी याद रखना। ले देखिए, इतनी सी बड़ी बात है ये। आप उबड़ खाबड़ रास्ता है, ये भी थोड़ा याद रखना। उबड़ खाबड़ रास्ता है कि वन में है और उबड़ खाबड़ रास्ता है। उसके बाद 4 नंबर वन और आ गया अभी, वन दुर्ग। ये आप कहोगे दोस्तों वन दुर्ग तो करवा दिया मैंने कि वन दुर्ग तो एरण दुर्ग में आ गया। नहीं, ये केवल वन में बना है, यानी जंगल में बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसको भाई वन दुर्ग कहते हैं। इसके बाद 5 नंबर, तो पहले क्या है कि कुछ दुर्ग तो अपने करते हैं पर्वत के जो बने हुए हैं, वही दुर्ग आगे, जल दुर्ग आगे, वन आगे, और उबड़ खाबड़ रास्ता भी आ गया, और जो ज्यादातर जंगल में थे उनकी बात कर ली। इसके बाद क्या कुछ दुर्ग थे
तो उनके पास ना तो पानी था, ना तो ज्यादातर गिरी यानी पर्वत थे, और ना ही अपने वन थे। तो उन्होंने क्या किया, एक खाई बना ली, और खाई को कहते हैं अपने पारिक ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों, पारिक ध्रुव। ये पारिक ध्रुव बना लिए दोस्तों, पारिक ध्रुव बना लिए। ये पारिक याद रखना है, ख से खाई यानी खाड़ी। यानी इन्होंने क्या किया कि जो ध्रुव है ना उसके चारों तरफ खाड़ी या खाई बना दी। क्यों बनाई, क्योंकि जो ये आक्रमणकारी है, आक्रमण करता है, खाई या खाड़ी जब पार करेगा तो अपने को सूचना मिल जाएगी, और अपने पास समय मिल जाएगा आक्रमण करने के लिए, तैयारी करने के लिए। इसके बाद छठा नंबर करता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं, चलो यहीं लिख लेता हूं। हाँ बता दो भाई कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, चलो ठीक। अपने देखते हैं अब आगे। आगे जो दुर्ग आता है कि किसी के पास अब खाई भी नहीं है, गिरी भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है, एरण भी नहीं है, तो क्या करें। जैसे बीकानेर का धानवन में बना हुआ है, तो इधर याद रखना है पारिद, यानी यहाँ पे परिधि बनाई गई थी, परकोटा बनाया गया था, जिसे कहते हैं पारिद। क्या कहते हैं दोस्तों, पारिद ध्रुव, पारिद ध्रुव। ये पारिद ध्रुव बनाया गया। पारिद ध्रुव का मतलब है परिधि, और परिधि का मतलब होता है दोस्तों अपने परकोटा, यानी परकोटा बना दिया भी। ये लो भी, ये सुरक्षा है, परकोटा बना दिया। जब आक्रमणकारी बाहर से आक्रमण करता है, तोप वगैरह चलाता है, तो वो ध्रुव के अंदर उससे कोई नुकसान ना हो, उससे पहले अपने उनके पर आक्रमण कर दे, ताकि हमारा बंचारा हो सके। उसके बाद 7 नंबर और लिख देता हूं दोस्तों, 7 नंबर जो आपका ध्रुव है, जो पारिद ध्रुव है, उसको धानवन ध्रुव। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है धानवन ध्रुव। जो अपने पश्चिम राजस्थान में जितने भी ध्रुव बने हुए दोस्तों, वो धानवन ध्रुव है, धानवन। और धानवन का मतलब होता है मरुस्थल। जो मरुस्थल में ध्रुव बने हुए दोस्तों, वो अपने धानवन ध्रुव कहलाते हैं। कौन से ध्रुव कहलाते हैं, मरुस्थल वाले जो भी ध्रुव है धानवन। जैसे बीकानेर हो गया, जूनागढ़ हो गया, नागौर वाले हो गए, ये सारे ध्रुव क्या कहलाते हैं, अपने धानवन ध्रुव कहलाते हैं। 2 ध्रुव बच गए। इसके बाद 2 ध्रुव बच गए, एक तो अपना सैन्य और एक आपका सहायक ध्रुव। ये 2 ध्रुव बच गए। अब देखो दोनों सेम से ही है कि सैन्य, जिस दुर्गों के अंदर सेना रखी जाती थी, कि सेना रखी जाती थी, कि जैसे मान लो कुछ दुर्ग थे, जैसे अचलगढ़ की बात करते हैं, तो अपने उधर बनाया गया था माउंट आबू सिरोही में, तो सेना रखी जाती थी। अपने बात करते हैं कुंभलगढ़, अपने चित्तौड़गढ़ की बात, चित्तौड़गढ़ का जो मेवाड़ का शरण स्थली था संकटकालीन, वो कुंभलगढ़ था, और कुंभलगढ़ में सेना रखी जाती, चित्तौड़गढ़ में भी सेना रखी जाती, तो वो सेना दुर्ग है। सेना जहां पर रखी जाती थी उसे सहाय दुर्ग भी कहा जाता था, और वहां से सहायता मांगी जाती थी, भी ये आक्रमण हो रहा है तो आप सहायता करें, तो वो सहाय दुर्ग भी याद रखना कि सहायता मांगी जाती थी। तो इसकी एक बार और दोहरा लेते हैं कि श्रेणी शुक्र नीति ग्रंथ के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के हैं। पहला गिरी पर्वतीय दुर्ग, और फिर औतर जल दुर्ग, फिर एरण दुर्ग, वन उबड़ खाबड़ रास्ते दोनों होते हैं, वन दुर्ग जो जंगल में बने होते हैं, पारिक जिसकी खाई या खाड़ी बनी होती है, पारिद जिसकी परिधि या प्रकोटा बना होता है, और धानवन दुर्ग जिसका मरुस्थल में बना होता है, सैन्य सेना जिसमें सेना रहती है, और सहाय दुर्ग जिससे सहायता प्राप्त की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आप जरूर याद रखना जब अपने दुर्ग करेंगे, तो जैसे अपने चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ अपने आएगा कि धानवन श्रेणी को छोड़कर सारी श्रेणियों की विशेषता अपने चित्तौड़गढ़ में। तो ये श्रेणियां आपको ध्यान रखनी है, श्रेणियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं अपने दुर्गों के बारे में, और क्या कुछ खास है। तो इससे पहले अपने दुर्ग लें, उससे पहले एक बात और याद रखना है कि एक अपने विश्व संघ है, यानी जो अपने वर्ल्ड हेरिटेज कॉर्पोरेशन है, यानी अपने यूनेस्को संघ है, वो क्या करते हैं, जितने भी अपने भारत के अंदर प्राचीन जो स्मारक है, इमारतें हैं, उनको विरासत सूची में शामिल करती है, ठीक है ना, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने एक संघ है, विश्व संघ है यूनेस्को, उसकी बात करते हैं। यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को क्या करता है, विश्व में जितनी भी, भारत में नहीं, राजस्थान में नहीं, विश्व में जितनी भी इमारतें हैं प्राचीन है, और अपने जो क्या है कि बहुत ही अपने लिए भी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो उनके साथ जो यूनेस्को वो क्या करती है, उनको विरासत सूची में शामिल करती है, जिसे भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची कहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सूची, या फिर मैं लिख देता हूं विरासत, विश्व विरासत सूची, याद रख लेना, ठीक है, इसके अंदर शामिल करती है। एक बार सम्मेलन हुआ था नोमपन्ह शहर में। कौन से शहर में, नोमपन्ह शहर में। नोमपन्ह शहर में सम्मेलन हुआ 2013 में। अब राजस्थान में क्या कुछ इमारतें हैं जिनको भी विरासत सूची में शामिल किया जाए, ये अपने जो पर्यटन विभाग है, ये सारी जो इमारतें हैं उनकी एक सूची बनाती है, और यूनेस्को के पास भेजती है बीमारी, ये दुर्ग है, इनको भाई, या फिर ये इमारतें हैं, इनको यूनेस्को सूची, विरासत सूची में शामिल करना चाहिए। फिर यूनेस्को सूची उन पर संरक्षण करती है, निरीक्षण करती है, देखती है भी किस दुर्ग को भी मतलब यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची में जोड़ा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। 2013 में
तो यूनेस्को ने 6 पर्वतीय ध्रुव, राजस्थान के 6 पर्वतीय ध्रुव, राजस्थान के कितने ध्रुव याद रखना, 6 पर्वतीय ध्रुव भाई, 6 पर्वतीय ध्रुवों, 6 पर्वतीय ध्रुवों को विरासत सूची में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया, विरासत सूची में जोड़ दिया भाई। याद रखना राजस्थान के 6 पर्वतीय ध्रुव को अपने यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में जोड़ दिया गया। कब, नौपन्ह शहर में 2013 में एक सम्मेलन हुआ, उसके दौरान जोड़ दिया गया, ये बात है। अब 6 ध्रुव बात आ गई, अब 6 ध्रुवों को कब जोड़ा गया। वैसे देखें तो अपने जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर पे ये भी कहा जाता है कि 2009 में अपने डाक टिकट जारी होगी, 2005 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया। लेकिन हम जब ऑथेंटिक किताब एनसीईआरटी वगैरह की पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि 2013 में ही 6 दुर्गों को सम्मिलित किया गया। तो अपने कौन सी वाली किताब उठानी है तो उसकी बात करते हैं। तो देखो 2013 में 6 दुर्ग जोड़े गए। जो पहला दुर्ग आपका है गागरोन दुर्ग, कोई दिक्कत नहीं है, गागरोन दुर्ग, ठीक है। 2 नंबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, काफी फेमस दुर्ग है, यानी गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। और 3 नंबर आपका दोस्तों कुंभलगढ़, कोई दिक्कत नहीं है, कुंभलगढ़ भी याद हो जाएगा, कुंभलगढ़। और 4 नंबर आपका आमेर, और 5 नंबर आपका रणथंभौर, और 6 नंबर दोस्तों आपका जैसलमेर, जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है, जैसलमेर, ये याद रखना। वैसे गागरोन, चित्तौड़, कुंभ, आमेर, रणथंभौर और जैसलमेर तो याद हो जाएंगे। गागरोन, चित्तौड़गढ़ अगर आपको कोई याद नहीं होता, छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, इसको याद करना, गच्चक से याद करोगे तो गागरोन, चित्तौड़ और आपका कुंभलगढ़। इसका भी आप करना चाहो तो आम रण जैसा, यानी आम रण, आम है वो रण जैसा है, यानी आम हो सकता है रण की तरह पक्का हो, रण की भूमि कैसी होती है, लाल होती है, तो आम रण जैसा है। तो याद कर लेना भी, आम से आमेर, रण से रणथंभौर और जैसल से जैसलमेर, ये भी आपको याद हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें ये कर ली कि यूनेस्को द्वारा अपने विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज जो कॉर्पोरेशन, उसके अंदर हमारे राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को जोड़ा गया था। और कहां जोड़ा गया था, नौपन्ह शहर में 2013 में सम्मेलन होता है। ये दुर्गों की महत्वपूर्ण बातें हैं तो जो हमने कर ली, सबसे पहले ये कर लेनी जरूरी है, क्योंकि आज तक प्रश्न पूछे गए, लगभग इनसे पूछ लिए जाते हैं प्रश्न दुर्गों को लेकर। अब अपने दुर्ग की बात करते हैं, तो 2-3 दुर्ग आज कर लेते हैं, 4-5 दिनों के अंदर अपने दुर्ग सारे हो जाएंगे और उसके बाद अपने नया टॉपिक लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम दुर्ग की बात कर लेते हैं। पहले हमने जो अपने करेंगे पर वो 6 पर्वतीय दुर्ग करेंगे जो विरासत सूची में शामिल है। तो पहला दुर्ग गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग की बात कर लेते हैं अपने। 6 पर्वतीय दुर्गों की बात करने के बाद ये 6 पर्वतीय दुर्ग है जिसमें ज्यादा इमारतें हैं, विशेषता है, साके हैं, तो घटना है वो 6 दुर्गों में है और बाकी इतने में नहीं है। आमेर वाला करेंगे तो उसमें मुगल प्रभाव आता है, तो वो महल की तरह बना है, तो उसमें ज्यादा, क्योंकि आप देखोगे कि जयपुर और जोधपुर में इतने आक्रमण नहीं हुए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो राजा थे या सम्राट थे मुगल थे, क्योंकि दिल्ली में राज था उनका, राज अपने दिल्ली के अंदर था। तो जयपुर और जोधपुर के उनके साथ अच्छे संबंध थे, उनकी अपनी बेटियों की शादी, पुत्रियों की शादी या फिर बहनों की शादी उधर करवा दी, तो वो आक्रमण नहीं करते, इसलिए जयपुर जोधपुर में काफी भाई संरक्षण मिला उनको। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गागरोन दुर्ग की। पहला दुर्ग आज का गागरोन दुर्ग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, गागरोन दुर्ग, क्योंकि ये आपके सभी में काम आना, चाहे एलडीसी के हो और चाहे आपका आरओईओ को हो, चाहे अन्य कोई भी भर्ती हो राजस्थान की लेवल की, उसमें। चलो ठीक, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी दुर्ग की बात करते हैं, सबसे पहले अपने को जिला पता होना चाहिए, और जिला पता है अभी वर्तमान में 50 जिले हो गए। जिला आपको पता है कौन सा, अभी झालावाड़ में है, झालावाड़ जिला भाई, ठीक है। ये क्या दुर्ग नदी के किनारे बना है, कौन सी नदी किनारे बना है, तो आपको याद रखना है भी झालावाड़ के अंदर 2 ही नदी प्रमुख है, काली सिंध नदी और अपनी एक आहू नदी। ये भाई याद रखना कि गागरोन दुर्ग जिला झालावाड़ में बना है, आहू और काली सिंध नदी किनारे बना है। अब इसकी निर्माण की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार मैं ये आपको बता रहा हूं उसी प्रकार अगर आप लिखोगे तो नोट्स अच्छा बनेगा। निर्माण की बात कर लेते हैं कि इसका निर्माता कौन है। निर्माता, जो प्राचीन जनश्रुतियां हैं उनके अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ पे डोड परमारुओं का अधिकार था, तो डोड परमारुओं ने इसका निर्माण करवाया था। ये डोड परमार ये डोड परमार कौन थे। अब क्या है कि परमार तो एक जाति विशेष, मतलब राजपूत थे परमार, उसी से एक ब्रांच निकली थी, जैसे डोड हो गया, जैसे अपने करते हैं ना खिंची वंश, वो भी अपने चौहानों के थे, ब्रांच थी। जैसे अपने करते हैं सोनगरे, तो वो भी अपने चौहानों के थे। इसी प्रकार परमारों की एक ब्रांच थी जिसे डोड कहते हैं, और यही डोड के नाम पर इसका उपनाम पड़ गए। उपनाम और लिख देता हूं मैं,
साथ साथ में, ताकि आपको याद हो जाए। उपनाम डोडगढ़, क्योंकि डोडो ने बनाया इसलिए डोडगढ़, और एक और नाम है दुल्हरगढ़। ये भाई इसके नाम पड़ गए। कि बड़ी बड़ी बात, गागन दुर्ग जिला झालावाड़ काली सिंध और अहम नदी के किनारे बना है। इसका निर्माण डोड परमारों ने करवाया। डोड परमारों की ब्रांच थी, इसलिए भाई इसे डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ कहा जाता है। ये मेन बातें हैं। अब इसके बाद याद रखना कि हे भाई श्रेणी कौन सी है। श्रेणी अपने जलद्रुग और झालावाड़ में पहाड़ भी है, तो ये आपका गिरिद्रुग भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। गिरिद्रुग और पारदी ध्रुव, क्योंकि ये जो पर्वत है उन्हीं ने वहां पे परिधि बना रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट रखो। ये निर्माण के बारे में इसमें कुछ घटना है, उस घटना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इसको, यहाँ पे लिखे घटना। घटना क्या है? घटना मुख्यतः अपने देखें तो यहाँ पे एक बिजलदेव डोड परमार हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बिजलदेव डोड, कौन था दोस्तों? बिजलदेव डोड। तो बिजलदेव डोड यहाँ का राजा था, और इससे में आक्रमण होता है, और वो अपने आक्रमण करते हैं, वो देवन सिंह खिंची करते हैं। देवन सिंह खिंची, देवन सिंह खिंची, देवन सिंह खिंची, वहां तक आ रहा है सर? देवन सिंह खिंची आक्रमण करता है, यहाँ बिजलदेव डोड हार जाता है, देवन सिंह खिंची जीत जाता है। तो अपने गागरोन झालावाड़ पर किसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है? खिंचियों का, यानी चौहानों का हो जाता है। वैसे अगर आप देखो भी ये किस में बताया गया है, कौन से ग्रंथ में बताया गया, तो ग्रंथ वैसे अपने करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपने कृतियां पढ़ेंगे उनके अंदर आ जाएंगे। लेकिन आप याद रख लेना कि एक ग्रंथ था चौहान कल्पद्रुम, उसके अंदर बताया गया चौहान कल्पद्रुम ग्रंथ है। उसके अंदर ये कहा गया कि बिजलदेव डोड था, और बिजलदेव डोड पर देवन सिंह खिंची आक्रमण करता है, और खिंची वंश का यहाँ पर क्या करता है? आधिपत्य स्थापित कर देता है। ये बड़ी बड़ी बात होगी। उसके बाद दूसरी घटना कर लेते हैं, इसको साफ कर दूं, इतना नोट कर लिया। तो अब देखो भाई कि अब खिंचियों का यहाँ पर आधिपत्य स्थापित हो गया, अधिकार किसने कर लिया? खिंचियों ने कर लिया, और बिजलदेव डोड यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाता है, साका नहीं होता। अब आगे देखो भाई, प्रमुख बात, अब अपने यहां पर एक राजा हुआ था जैत सिंह, जैत सिंह राजा हुआ था। आप ये भी याद रखना कि मान लो ये दिल्ली है, और ये आपका झालावाड़ है, और ये आपका झालावाड़ है, और ये आपका दिल्ली है भाई, और इधर भी गुजरात है, मान लो ये गुजरात है, और ये आपका मालवा है। अब याद रखना कि दिल्ली से जब अपने गुजरात या मालवा जाते हैं, झालावाड़ बीच में आता है। और जब आपने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा होगा, तो ये 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है, जो राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। दूसरा अपने 1303 में जो चित्तौड़ पे करता है। उसी समय क्या करता है? 1300 से लेकर 1303 के मध्य क्या करता है? वो झालावाड़ पर आक्रमण करता है। कौन करता है भी? अपने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जब अपने अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण पड़ते हैं, तो 13 तो आगे वाला याद ही रखना, क्योंकि अपने 1299 यानी 1292 में तो अपने जलालुद्दीन खिलजी भी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, और वह ये भी तक कहता है भी ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, वो अपने चित्तौड़ के लिए कहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 13 याद रखना। 1300 से लेकर 1303 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? झालावाड़ यानी गागरोन पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करता है। लेकिन जैत सिंह क्या करता है? बहुत ही ताकतवर था, और अलाउद्दीन खिलजी को हरा देता और जैत सिंह जीत जाता है। ये बड़ी बड़ी बात होगी। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमें दुर्ग में पढ़नी चाहिए, आखिर पूछा जाता है, यहाँ पे साके की बात कर लेते हैं कि साके कौन कौन से हुए। जो प्रथम साका उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक राजा हुआ था प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह जो राजा था, यहां लिख देता हूं प्रताप सिंह जो राजा था, ये राजा बना था, शासक था, लेकिन इसे विरागी जीवन पसंद था। इसने साधु को देखा भी, साधु के जो है संत है उसके मोह माया कुछ नहीं, क्या राज्य पाठ, क्या भी अपने जो रियासत है क्या लेना इससे, कौन से सैनिक, कौन से आक्रमण हो रहे, कुछ नहीं, राम का नाम जपना है, भक्ति करनी है और अपने भक्ति मार्ग को अपनाना है। तो इनको शुरू से विरागी जीवन पसंद था। तो अपने प्रताप ने क्या किया? आगे विरागी जीवन एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक संत बन जाते हैं, जो संत पिप्पा जी कहलाते हैं। ये भी याद रखना भी, संत पिप्पा जी, ये थोड़ा बता दिया क्योंकि ये जुड़ी हुई कहानी है। संत पिप्पा जी पहले किस नाम से जाने जाते थे? प्रताप सिंह, और किस रियासत के राजा थे? गागरोन झालावाड़ के राजा थे, शासक थे। तो प्रताप सिंह ने जब विरागी जीवन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनके एक उत्तराधिकारी थे अचलदास खिंची, उनको कहा लो भाई
आप संभालो अचलदास खिंची, आप संभालो भाई राज्य, मैं तो विरागी यानी संत बन गया। तो अचलदास खिंची यहाँ पे क्या करता है, अपना राज्य संभालता है। यानी अगला शासक कौन बनता है, अचलदास खिंची बनता है। अचलदास खिंची जब यहाँ का शासक बनता है तो अचलदास खिंची के समय एक आक्रमण होता है और वो आक्रमण करता है होसंग शाह। कौन करता है दोस्तों, होसंग शाह, याद रखना होसंग शाह। होसंग शाह ये मांडू का था, अभी कहां का था, मांडू। मांडू का है अभी मालवा मध्य प्रदेश, ये देखो यहाँ का मालवा का कौन था अभी, होसंग शाह। ये वही बात लिख दूं यहाँ पे, शॉर्ट लिख दो होसंग शाह। तो होसंग शाह आक्रमण करता है, तो आक्रमण करता है। अचलदास खिंची को पहले संधि वार्तालाप के लिए पत्र भेजे जाते हैं कि अचलदास खिंची जी आप कुछ मतलब हमें रास्ता दे दो, हमें दिल्ली और गुजरात की तरफ जाना है, चित्तौड़ की तरफ आगे जाना है। लेकिन अचलदास खिंची ने अपने स्वाभिमान के लिए उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा नहीं, हम युद्ध करने के लिए तैयार है लेकिन आपको रास्ता नहीं देंगे। तो होसंग शाह मांडू वाले, जो मालवा वाले, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण दोस्तों वो 1423 में होता है और 1423 में अचलदास खिंची केसरिया करते हैं और इनकी जो रानी है वो क्या करती है, जौहर करती है। तो ये अपने प्रथम शाखा होता है, कहां का, प्लस जौहर भी होता है। और प्रथम शाखा कौन सा होता है, अपने अचलदास खिंची के समय 1423 में। याद रखना कि गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ, 1423 में। किसने किया था, तो अचलदास खिंची और उनकी जो रानी थी उन्होंने जौहर किया और आक्रमण होसंग शाह मांडू वालों ने किया था। ये इंपॉर्टेंट बातें, वैसे ले देखे इतनी बड़ी बातें इतिहास में आपको सभी मिलेंगी। दूसरा शाखा, जो दूसरा शाखा उसकी बात करें, दूसरा शाखा वो वहां लिखा है, पहला शाखा दूसरा शाखा यहाँ पे। अब क्या होता है, 1423 में होसंग शाह मांडू वाला का आक्रमण हो जाता है मालवा का। और एक सन आता है, यहाँ पे सन बता देता हूँ, 1437 में। 1437 में जो मालवा का एक राजा होता है, मालवा का राजा, उसका नाम होता है महमूद खिलजी प्रथम। ये यहाँ का राजा होता है, शासक होता है, सम्राट होता है, ठीक है। तो उस समय 1437 में यहां से जो अचलदास खिंची के समय आक्रमण हुआ था, यहां से इनके कुछ उत्तराधिकारी थे जो यहाँ से भागे थे युद्ध करने के बाद, जब हार गए थे, जौहर हो गया, केसरी हो गया, शाखा हो गया, तो वो कहीं जाके छिपे होंगे। और जब बड़े हो गए तो वो दोबारा क्या किया, गागरोन पर अधिकार कर लेते हैं। उनका नाम है पालन सिंह, याद रखना क्या है, पालन सिंह। पालन सिंह यहाँ पे दोबारा अधिकार कर लेते हैं 1437 में। जब महमूद खिलजी को पता लगता है भी इन्होंने तो वापिस अधिकार कर लिया, तो वो वापिस इसके पास युद्ध करता है। और वो युद्ध करता है अपने 1444 को, 1444 को युद्ध करता है कौन, मोहम्मद खिलजी और किसके मध्य होता है भाई, पालन सिंह के मध्य होता है। और कब होता है भाई, अपने 1444। और यहाँ पे पालन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है और इनकी जो रानी होती है वो जौहर करती है। इसलिए भाई अपने ये राजस्थान का यानी गागरोन का दूसरा शाखा हो जाएगा, ये याद रखना। अब इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का प्रथम शाखा 1423 में अचलदास खिंची के समय होसंग शाह आक्रमण करता है मांडू वाला। यहाँ पे अचलदास खिंची वीर गति को प्राप्त हो जाता है, केसरिया करता है, इनकी रानी जौहर करती है, गागरोन का प्रथम शाखा। और 1437 पालन सिंह दोबारा गागरोन पर अधिकार कर लेता है, खिंची वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन मालवा का एक राजा होता है जो महमूद अपने खिलजी, तो वो क्या करता है, दोबारा आक्रमण करता है। 1444 में पालन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, केसरिया करता है और उनकी रानी जौहर करती है। इस प्रकार ये अपने दूसरा शाखा हो जाता है। ये बड़ी बड़ी बात शाखा की। उसके बाद देखें तो और जुड़ी हुई कहानी है कि ये उसके बाद मेवाड़ के अधीन चला जाता है और राणा सांगा का यहाँ पर अधिकार रहता है। तो राणा सांगा फिर इसको क्या करता है, मेदिन राय को दे देता है। बता देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें, मेदिन राय को दे देता है। फिर अकबर का अधिकार, आपने सोचा होगा अभी राणा सांगा के समय मेदिन राय के ऊपर आक्रमण करता है, तो मेदिन राय से वो गागरोन किला अकबर छीन लेता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, वो 1562 वाली यहाँ भी लिख देता हूँ। 1562 में अकबर क्या करता है, इस किले पर अधिकार कर लेता है। फिर 1562 में अकबर का एक दरबारी कवि होता है जो कि हम जानते हैं बीकानेर का महान कवि पृथ्वीराज राठौड़, जो राय सिंह का भाई था, उसको ये किला सौंप देता है। फिर आगे जहांगीर फिर शाहजहां के पास रहता है। शाहजहां फिर 1628 से फिर इसको क्या करता है, अपने एक जो कोटा का राजा होता है दुर्जनसाल, उसको दे देता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ तक थी। अब इसकी इमारतें कर लेते हैं। हमने इसके क्या पढ़ा, कौन सी नदी के निर्माण के बारे में पढ़ लिया, इसकी स्थिति पढ़ ली, इसकी जो घटना थी वो पढ़ ली। मेन बातें तो इतनी है। अब इसके बाद इमारतें हैं। इमारतें खत्म करने के बाद अगले वाला दुर्ग कल करेंगे, आज इमारतें कर लेते हैं, क्योंकि आज 2-3 दुर्ग हो जाते हैं। लेकिन पहले मैंने 10 मिनटों में आपको क्या था, क्या उसकी श्रेणी थी, क्या यूनेस्को द्वारा अपने विरासत सूची में शामिल की, उसकी भी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो ठीक, अब इमारतों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इमारतें काफी थी, क्योंकि जितने भी दुर्ग पढ़ेंगे उसके अंदर इमारतें, महल, मंदिर काफी है, तो उनकी भी बात अपनी कर लेते हैं।
जो मेन मेन है वो करेंगे, और बाकी आगे पास गाइड होगी उनसे कर लेना। मेन बात होती है समझने की, वो आपको समझा देता हूं। इमारतें देखो, इमारतें, हाँ भाई लो जी इमारतें। इमारतें की बात करते हैं तो यहाँ पे गिद्धक्राई है। कौन सी है? गिद्धक्राई। भाई गिद्धक्राई क्या है? गिद्धक्राई का मतलब यहाँ पे जो राजनीतिक, जो अपने राजनीतिक कैदी थे, कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड क्यों दिया जाता? क्योंकि राजनीतिक कैदी थे, कुछ अपने जैसे होते हैं मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, तो राजनीतिक कैदी थे जैसे अपने पढ़ते हैं उसमें जो अपने मोहम्मद है वो भागते हैं, फिर राजनीतिक कैदी वर्ग होते हैं, तो राजनीतिक कैदियों को गिद्धक्राई पे ले जाया जाता था। ऊंची जगह थी एक दुर्ग के अंदर, वहां ले जाकर उनको या तो फांसी दे दी जाती थी या धक्का मार के चलो भाई, तो पोड़ जाते थे वो, तो गिद्धक्राई है। दूसरा नंबर याद रखना, यहाँ पे दरवाजे बने हुए, और दरवाजों को अक्सर पोल के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। और मुख्य 3 दरवाजे प्रमुख है, उनकी बात कर लेता हूं। यहाँ पे आपका सूरज पोल है, सूरज पोल, और एक आपका गणेश पोल, और एक आपका भैरव पोल। काफी है, लेकिन आपको ये 3 याद रखने। इसमें गणेश पोल प्रमुखता याद रखना है। गणेश पोल के बारे में एक विदेशी इतिहासकार है फर्ग्यूसन, वो ये कहता है, फर्ग्यूसन लिख देता हूं मैं, फर्ग्यूसन ये कहता है कि ये दुनिया का, जो अपना दुनिया है, विश्व है, दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। सबसे सुंदर दरवाजा अगर कोई है तो वो अपने गागरुन वाला गणेश पोल है। किसने कहा था? फर्ग्यूसन, ये याद रखो। उसके बाद 3 नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे जौहर कुंड बना है, जौहर कुंड बना है। और फिर 4 नंबर कहते हैं यहाँ पे अकबर द्वारा, जब अकबर का यहाँ पे अधिकार था 1562 के लगभग, तो यहाँ पर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अपने अकबर ने। इसमें एक महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है अक्सर, उसकी बात कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक दरगाह है, मिट्टे साहब की दरगाह भी, ये भी याद रखना, मिट्टे शाह की दरगाह, जिनका अगर नाम देखें तो हमारे नाम मिलता है इमादुद्दीन की दरगाह। कहां पे? अभी गागरुन में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी इमारतें। हाँ, एक मंदिर और है, उसकी भी बात कर देते हैं अपने। तो इमारत, तो मंदिर की बात करते हैं, शीतला माता का मंदिर है भाई यहाँ पे, शीतला माता का मंदिर। तो देख लो इमारतें, गिद्धक्राई बनी हुई जिसके अंदर राजनीतिक कैदियों को फांसी की या फिर मृत्यु दंड दिया जाता था। शीतला माता मंदिर है, यहाँ पे बुलंद दरवाजा बना हुआ है जो अकबर ने बनाया था। यहाँ पर जौहर कुंड है, और यहाँ पे शीला माता का मंदिर है, और हमारे मिट्टे शाह की दरगाह जो हमीदुद्दीन की दरगाह है। जो दरवाजे पोल, सूर्य पोल, गणेश पोल, भैरव पोल है, और गणेश पोल के लिए फर्ग्यूसन कहता है दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। ये प्रमुखता हमने जो दुर्गों की महत्वपूर्ण श्रेणी थी उसके अंदर पहला दुर्ग हमने कर लिया, और दुर्ग की श्रेणी बता दी। ये भी अपने गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, ठीक है ना, और अपने पारिक दुर्ग के अंदर भी गिना जाता है पारिधि दुर्ग, ठीक है। तो ये गागरुन दुर्ग कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास कैसे लगी, वो लाइक और शेयर और कमेंट करके आप जब बताते हो तो हमें संतुष्टि होती है, बच्चों को अच्छी लगी। क्योंकि हम ये जो प्रयास कर रहे हैं राकेश सर और हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए, क्योंकि आसान भाषा में समझाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। और हमारा नया ही प्रयास यानी अभी शुरू हुआ है, वैसे 2019 में शुरू किया था, और धीरे धीरे जो स्टूडेंट है आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और आज हमें देखने को मिला अभी 1000 सब्सक्राइब पूरे हो गए। निरंतर प्रयास चलता रहेगा आपके साथ, और आपके व्यू जितने भी आते हैं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।